today we are going to study about what makes India a federal country. फेडरल से हमारा क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ पावर। जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका में देखा कि यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पर कैसे डिवीजन हो रहा है और किस तरह यहाँ पे पावर को डिवाइड किया जा रहा है। इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंट होता है तब इसकी कंडीशन बहुत ही वीक रहती है। वीक इन द सेंस कि यहाँ पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया जाता है और पावर्स को स्पेसिफाई किया जाता है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो था वर्टिकल पावर विच इज़ द फेडरल सिस्टम। अब इसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पर इंडिया ने एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया विच इज़ दी लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी? लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम्स को डील करेगी, उनको रिजॉल्व करेगी और उनके लिए उनसे स्पेसिफिक लॉज बनाएगी। इन सबको ईजिली समझने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी सेक्टर्स हैं उनको ईजिली डिवाइड करने के लिए सेंटर और स्टेट की पावर को डिवाइड करने के लिए वेरियस लिस्ट बनाई गई कि इस लिस्ट में जितने भी चीज़ें रहेंगी उन सब चीज़ों को कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जो दूसरी चीज़ें होंगी उन सबको कंट्रोल करेगा स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम थर्ड लिस्ट में रखेंगे विच इज़ दी कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरह हमने 3 लिस्ट बनाई, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दी कंकरेंट लिस्ट। अब हम देखते हैं कि हमने सेंट्रल लिस्ट पे क्या क्या चीज़ों को रखा। सबसे पहले हमने सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड किया नेशनल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन या फिर करेंसी। जब हमने सेंट्रल लिस्ट में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया तो इन सब के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रखी गई जिसे हम टाइम टू टाइम ही वैरी कर पाए। नाउ अब हम देखते हैं कि हमने स्टेट लिस्ट में क्या क्या रखा। हमने स्टेट लिस्ट में रखा स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो लॉ बना सकती थी, उनको अमेंड कर सकती थी और इससे रिलेटेड चीज़ों को क्रिएट कर सकती थी। नाउ हमने एक थर्ड लिस्ट भी रखी जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए कॉमन थी विच इज कंकरेंट लिस्ट। Concurrent list includes subject in common interest of union and state government which is education, forest, marriage, adoption या फिर succession. This is the union law और इसको अगर हमें अमेंड करना है, चेंज करना है या रेगुलेट करना है, इस केस में हम पहली प्रायोरिटी देते हैं यूनियन को। अगर यूनियन चाहे तो वो इजीली इन सब चीज़ों को कैरी कर सकता है जबकि स्टेट में इसकी उतनी अथॉरिटी नहीं होती। तो हमने देखा कि यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट थी। अब कुछ स्मॉल टेरिटरीज थी जिनको हम ऐसा सिंगल पावर नहीं दे सकते थे जैसे कि लक्षद्वीप, दिल्ली। तो इन सब जगह को हमने यूनियन टेरिटरी बोला और इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक लॉ बनाई। अब जितने भी लॉज थे, लिस्ट थी, इन सबको रेगुलेट करना है अगर तो हमें लोकसभा, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी कंटेन करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तभी हम इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वीडियो।